दर्शकों नमस्कार। शारदीय नवरात्र का सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि मां भगवती के स्वरूप अलौकिक और अनोखे स्वरूप कालरात्रि की पूजा का दिन है और मां कालरात्रि का आज दिन है। मां कालरात्रि कालों का नाश करती हैं और मां भगवती अपने भक्तों पर सदैव ही कृपा बनाए रखती है। इन्हें असीम कृपा हम सभी पर बने रहे, इन्हें उम्मीद और कामनाओं के साथ मैं राकेश बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा और अभिनंदन करता हूँ हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम दूरदर्शन के बिहार बिहान में। दर्शकों, जीवन में अगर शांति पानी है और कहते हैं कि अगर शांति अगर हमें पानी होती है अपने जीवन में तो हमें ध्यान की ओर जाना चाहिए, क्योंकि ध्यान न सिर्फ हमारे मन और तन को शांत करता है, हमारे चित्त को शांत करता है, बल्कि जीवन के असली जो सच्चाई होता है, जो संघर्ष होती है, उससे हमें रूबरू करवाता है। ये जो शांति होती है न सिर्फ हमारे मन को देती है बल्कि हमारे उत्तम विचारों को अवगत कराती है, उत्तम विचारों तक ले जाती है। और कहते हैं कि जीवन में अगर आगे हमें बढ़ना होता है तो हमें कई तरह के गाइड की आवश्यकता होती है। वो गाइड हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे गुरु हो सकते हैं, किताबें हो सकती हैं, घटनाएं हो सकती हैं, कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ना है और सच्चाई का मार्ग हमें पकड़ना है और सफलता के मार्ग तक अगर प्रशस्त होना है तो हमें उत्तम विचारों से अपने आप को रूबरू करवाना होगा। हमारे महात्माओं ने भी कई सारे ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिन पर अगर हम अनुसरण करें तो वाकई में जीवन की वास्तविकता से हम रुख करते हैं और जीवन की जो सफलता है, जो मुहिम है, उस मुहिम तक हम पहुँच पाते हैं और दूसरों का भी भला करते हैं और खुद का भी भला करते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं उन महान आत्माओं के विचारों पर जो हमारे लिए जीवन में छोड़ गए हैं और जो हमारे लिए, हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हो सकता है हम ठोकर खाकर गिर पड़े, पर हम उठ सकते हैं। लड़ाई से भागने से तो इतना अच्छा ही है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो काफ़ी खास है। खास सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक शख्सियत है। मैं आपको ये बता दूं कि तन की आंखें भले काफ़ी कुछ नहीं देख पाती हो, लेकिन उनकी मन की आंखें वो सब कुछ देख पाती है जो सामान्य आंखें भी नहीं देख पा रही हैं। उन तमाम कामों को, उन तमाम दिनचर्या को उन्होंने शामिल कर लिया है जो शायद किसी एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है और कई सारी उपलब्धियों के बीच वो इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। मैं रूबरू करवाना चाहूँगा डॉक्टर नवल किशोर शर्मा का, जो इसके लिए मैं बता दूं कि बिहार नेत्रहीन परिषद के महासचिव हैं, इसके अलावा अखिल भारतीय दिव्यांग मंच के अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर नवल किशोर शर्मा जी आपका हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान में आपका। नमस्कार। मैं सभी दर्शक श्रोताओं, जो दूरदर्शन के श्रोता हैं, दर्शक हैं, मैं सभी को हार्दिक नमस्कार करता हूं। जी, नवल किशोर शर्मा जी, आजीवन आप सदस्य भी हैं, इस संस्था के फाउंडर मेंबर भी हैं, तो ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पद जो आप जिम्मेवारी निभा रहे हैं। बिहार नेत्रहीन परिषद के महासचिव के साथ साथ अखिल भारतीय दिव्यांग मंच के जो आप अध्यक्ष हैं, हम ये चाहेंगे कि इस मंच से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, जिन दोनों पदों पर आप विराजमान हैं, चाहेंगे कि इन दोनों संस्थाओं से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, और थोड़ा सा चाहेंगे आप बैकग्राउंड में ज़रूर जाएँ आप। जी, जब पटना कॉलेज में मैं पढ़ता था बीए में जी, तो मेरे जैसे 5 नेत्रहीन साथी मुझे मिलाकर हम लोगों ने यह कल्पना की कि हम लोगों को वैसे लोगों के लिए जो दृष्टि से वंचित हैं और जिनके पास साधन नहीं है, जिनके अभिभावक जागरूक नहीं हैं, वैसे लोगों को जागरूक बनाने के लिए, वैसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक संगठन का निर्माण करना चाहिए। और यही कल्पना के साथ हम लोगों ने 1981 ईस्वी में इस संगठन का निर्माण किया, जो बिहार सरकार द्वारा निबंधित संस्था है। और बाद में जब हम लोग की पढ़ाई पूरी हुई तो हम लोग अनेक प्रोजेक्ट इस संस्था के माध्यम से चलाने लगे, जिससे कि हजारों लोग जुड़ते गए और लाभान्वित होते गए। जैसे पहले हम लोगों ने एक सीबीआर प्रोजेक्ट शुरू किया, समुदाय पर आधारित कार्यक्रम। इसमें बहुत कम पढ़े लिखे लोग या नहीं पढ़े लिखे लोग जो नेत्रहीन थे उनको घर पर ही प्रशिक्षण दिया गया, हाथ का कुछ काम सिखाया गया, मचिया बनाने का, झाड़ू बनाने का, कंडील बनाने का। और घर पर ही हमारे जो सेल्समैन थे वो जाते थे, उनसे सामान कलेक्ट करके और मार्केट में सेल करके और उनको उस सामान का लाभ घर पर ही पहुंचा देते थे। तो इससे एक हुआ कि स्वनियोजन का एक कार्यक्रम वैसे लोगों के बीच चला जो कल तक बेरोजगार थे
अशिक्षित भी थे और समाज की मुख्य धारा से कटे हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसको बोलते हैं उसको ब्रेल इक्विपमेंट बैंक, जिसके माध्यम से नेत्रहीनों से संबंधित कुछ सामग्रियां, जिसका प्रोडक्शन सेंटर इस राज्य में नहीं था, अभी भी नहीं के बराबर है प्रोडक्शन सेंटर, उत्पादन केंद्र, लेकिन देहरादून से, दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से ब्रेल सामग्री मंगवाकर ब्रेल नेत्रहीनों से संबंधित सामग्रियां, ब्रेल कार्डबोर्ड पेपर, ये वाइट केन जो छड़ियाँ होती है वो, उसके अलावा ये शतरंज, उसके बाद खेल, ये क्या कहते हैं, पढ़ाई से संबंधित ब्रेल स्लेट, ब्रेल किट्स, ये सारे सामान हम लोग यहाँ पटना में संस्था के द्वारा लोगों को रिटेल प्राइस पर, कम मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं। और इस तरह का प्रोजेक्ट हम लोगों ने चलाया। कालांतर में हम लोगों ने नेत्रहीन लड़कियों के लिए एक निःशुल्क आवासीय विद्यालय भी शुरू किया कुम्हरार पटना में, क्योंकि इस राज्य में दुर्भाग्य से आज तक कोई भी सरकारी विद्यालय नेत्रहीन लड़कियों के लिए संचालित नहीं हो रहा। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने धीरे धीरे शुरू किए। बाद में हम लोग नौकरी में भी, सरकारी सेवा में भी चले गए, तो सामाजिक कार्य छुट्टी के दिनों में या छुट्टी लेकर सामाजिक कार्य में हम सभी जो चारों पांचों नेत्रहीन थे, हम लोग इस कार्य को तन्मय होकर करते रहे और समाज का अच्छा सहयोग हम लोगों को मिलता रहा। जी, एक बड़ी उपलब्धि आपके नाम है डॉक्टर नवल किशोर शर्मा जी, चूँकि ये कि बीपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होने वाले आप जो ब्लाइंड हैं उस कैटेगरी में आप आते हैं, ये कितनी बड़ी उपलब्धि आप अपने लिए मानते हैं? क्योंकि ऐसे परिस्थिति में अगर बीपीएससी के थ्रू अगर कोई सेलेक्ट होता है तो वाकई में ये अचंभित करने वाली बात है। हाँ, इसको एक उपलब्धि मैं विशेष रूप से इसलिए मानता हूँ कि कुछ हमारे बीच के लोग प्रोन्नति के आधार पर प्रधानाध्यापक सामान्य विद्यालयों में बने थे मेरे जैसे नेत्रहीन, लेकिन बीपीएससी के द्वारा पहली बार मेरे सहित 2 नेत्रहीनों का चयन किया गया था, लेकिन मैंने योगदान पहले किया, वो मेरे दूसरे साथी बाद में योगदान किए। तो +2 विद्यालय था और उसमें करीब 3000 सामान्य श्रेणी के लड़के लड़कियां, दिव्यांग नहीं, सामान्य श्रेणी के दिव्यांग बच्चे भी कुछ थे 25-50, तो वो उनको पढ़ाना और उनके बीच कार्य करना और लगभग 50 स्टाफ सारे को नियंत्रित करना और प्रशासनिक सुधार करना, यह एक कठिन कार्य था मेरे जैसे नेत्रहीन व्यक्ति के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को आश्चर्य होता है कि एक नेत्रहीन व्यक्ति सामान्य विद्यालय को कैसे चलाएगा। ब्लाइंड स्कूल तो वो चला सकता है, लेकिन सामान्य विद्यालय को नहीं चला सकता है। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे लोग थे, सोशल वर्कर या शिक्षा के क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले, वैसे लोगों से मुझे प्रेरणा मिली और मुझे विश्वास हुआ कि मैं इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता हूं। और मैंने सफलतापूर्वक प्रधानाध्यापक के दायित्व को निभाया। +2 स्कूल में पटना में स्टूडेंट साइंटिफिक स्कूल कदमकुआं में था और फिर मसौढ़ी में श्रीमती गिरजा कुंवर हाई स्कूल। तो मैंने 2 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कार्य को हर संभव सफलतापूर्वक कार्य करने का प्रयास किया और मुझे आशा से ज़्यादा सफलता मिली और आम लोगों का, छात्रों का, शिक्षकों का, कर्मचारियों का और प्रशासन का पूरा सहयोग मुझे मिला। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि आपके नाम है और बिल्कुल ये प्रेरणा स्रोत है हम सभी के लिए, उन तमाम समाज में रह रहे लोगों के लिए जो लोग सामान्य भी हैं और दिव्यांग भी है। क्योंकि एक दिव्यांग होने के कारण सिर्फ और सिर्फ पिछड़ जाना या फिर उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाना सिर्फ एक गलती नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने जो काम किया, इनके नाम जो उपलब्धि है, वाकई में ये प्रेरणा स्रोत है। बीपीएससी के थ्रू ये सेलेक्ट होते हैं बड़े पद पर और सामान्य विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है उस लिहाज से भी इन्होंने काफ़ी जो महत्वपूर्ण पद है उस पर अपना जो एक तरह से देखा जाए तो कुछ 2 साल पहले आपने इस पर रिटायरमेंट लिया है। तो वाकई में ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और एक बहुत बड़ी सीख भी से मिलती है। चूँकि नवल किशोर शर्मा जी, दिव्यांगजनों के प्रति जो योजनाएं चल रही हैं सरकार के लिए, जो राज्य सरकार चला रही हैं, जो केंद्र सरकार की तरफ से चल रही हैं, कई सारी ऐसी योजनाएं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले अब ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि दिव्यांगजनों के लिए जो कैटेगरी है, किस तरह की और कितने तरह की जो दिव्यांगता होती है वो हम जानना चाहेंगे। सही मायने में टेक्निकली दिव्यांगता की जो सही परिभाषा है वो क्या है, किस तरह कितने तरह की जो कैटेगरी है वो इसमें शामिल है, जरूर बताएं इसके बारे में। जी, दिव्यांगजनों से संबंधित भारत सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं, अनेक अधिनियम पारित किए गए हैं। 1995 ईस्वी में इससे संबंधित एक बड़ा कानून पारित हुआ भारत सरकार के द्वारा, लेकिन उसमें कुछ हम लोगों को कमियां नजर आई, त्रुटि नजर आई। तो हम लोगों ने सरकार को सुझाव दिया, जो भी एनजीओ थे, स्वयंसेवी संगठन थे, अनेक संगठन के लोगों ने, और उसमें सुधार लाने का सरकार ने प्रयास किया। और एक बात जानकर आपको काफ़ी खुशी होगी कि संयुक्त राष्ट्र संधि पत्र एक तैयार हुआ था जिसमें पूरे संसार के 120 देशों ने हस्ताक्षर किया था। दिव्यांगों से संबंधित यह था संधि पत्र और भारत भी हस्ताक्षर करने वाला देशों में शामिल है।
तो उसके माध्यम से भी दिव्यांगजनों के शैक्षिक, सामाजिक और दूसरे तरह की जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए और मानवाधिकार के नाते उन्हें जो अधिकार मिलने चाहिए, इन सारी भी बातों की चर्चा उस संधि पत्र में की गई थी। ये पूरे देश में और पूरे संसार में 2005 से लागू हुआ संयुक्त राष्ट्र संधि पत्र। उसके बाद भारत सरकार ने भी अपना एक अलग से कानून, राष्ट्रीय नीति बनाई। उसके अलावा 2016 में एक बड़ा कानून बना हम लोग से संबंधित, वर्तमान सरकार जो केंद्र सरकार है उसके पहल पर, और उसमें जो कुछ कमियां रह गई थी पहले के कानून में, उसमें बहुत सारे सुधार किए गए। और सुधार इतना किया गया कि जैसे हम लोगों के बीच, जैसा कि पहले आपने एक सवाल उठाया कि दिव्यांगता को परिभाषित किस रूप में किया गया है और कौन कौन सी कैटेगरी है। तो पहले 1995 के अधिनियम के अनुसार केवल 7 कैटेगरी हम लोगों की निर्धारित थी दिव्यांगता की, जिसमें नेत्रहीन, मुकबधिर, एमआर कैटेगरी वाले लोग थे और अस्थिर दिव्यांगजन थे, ये ही थे मुख्य रूप से। लेकिन कालांतर में ये जो 2016 में भारत सरकार द्वारा कानून पारित हुआ, उसमें दिव्यांगों की कैटेगरी श्रेणियां जो है वो 21 कर दी गई। 21 प्रकार के लोग दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। यहाँ आम लोग में नवल किशोर शर्मा जी, जो दिव्यांगता की जो श्रेणियां हैं उसके बारे में अधिक और बात करेंगे। इन दिव्यांगजनों को तमाम योजनाओं की जानकारी मिले, उनका लाभ तक पहुंचे, उसके लिए ये जानना जरूरी कि दिव्यांगों की जो श्रेणियां हैं कितनी हैं और सही मायने में टेक्निकली इसे किस तरह से परिभाषित किया जाए, कृपया इस पर बताएं। पहले तो दिव्यांग किनको कहेंगे, कैसे लोगों को, तो जो इसके लिए मापदंड निर्धारित किया गया है वो ये है कि किसी भी अंग में 40% अगर निष्क्रियता आ गई है, हाथ में, पैर में, आँख में और दूसरे भी जो महत्वपूर्ण अंग हैं शरीर के, तो उनको दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। वे सभी लोग जो किसी भी अंग से वो 40% निष्क्रिय घोषित किए गए हैं, तो उनको एक पहले सिविल सर्जन के यहाँ बोर्ड हुआ करता था, लेकिन आजकल हम लोगों ने सरकार से बहुत प्रयास किया, तो अब पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे भी उनका सर्टिफिकेशन, प्रमाणीकरण हो जाता है, प्रमाण पत्र मिल जाता है और वे दिव्यांगता से संबंधित जो योजनाएं हैं उसका लाभ लेते हैं। माने 40% से कम वाले को वो लाभ अभी नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों ने मांग सरकार के सामने रखा है कि कम से कम 30% भी जिनकी विकलांगता, दिव्यांगता है, वैसे लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिले जो दिव्यांगों से संबंधित योजनाएं चल रही हैं, लेकिन अभी सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। और 40% से अधिक जिनका है उनको तो कोई कठिनाई है नहीं। इसके अलावा अब इसमें कैटेगरी की बात है तो जैसे पूर्ण रूप से जो नेत्रहीन मेरे जैसे हैं या आंशिक नेत्रहीन हैं, उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। अस्थिर दिव्यांगता की श्रेणी में जो पैर से, हाथ से दिव्यांग हैं, उनका पैर हाथ काम नहीं करता अच्छी तरह, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जो ठीक से बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वैसे लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है, जिनको बोलचाल की भाषा में हम लोग मुकबधिर कहते हैं, डिफेंडम, उनको इसमें रखा गया है। उसके अलावा एमआर कैटेगरी है, जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, विक्षिप्त होते हैं और उनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है। फिर बौद्धिक दिव्यांगता है, जिनका इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट, जो विकास होना चाहिए बौद्धिक, वो सही तरीके से नहीं हो पाता, वो एक श्रेणी है। उसके अलावा एक मास्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं, जो नसों से संबंधित है। यह बहुत हद तक चिकित्सकों का ऐसा मानना है, उनकी मान्यता है कि आनुवांशिक है, लेकिन और भी कोई कारण हो सकते हैं जिसके बारे में विशेषज्ञ जो चिकित्सक हैं वो बताएंगे। तो ऐसे लोगों को भी हम लोग इस श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा थैलीसीमिया से जो ग्रसित हैं, हीमोफीलिया एक बीमारी होती है, उससे ग्रसित लोगों को भी इस श्रेणी में रखा गया है। उसके अलावा दुर्भावना से कभी कभी ग्रसित होकर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर, चेहरे के ऊपर या शरीर पर तेजाब वगैरह फेंक देते हैं, तो तेजाब विक्टिम को भी सरकार ने इस श्रेणी में रखा है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 21 श्रेणियां 2016 का जो कानून भारत सरकार का बना है और 2017 में जो बिहार सरकार ने कानून बनाया, उन कानूनों के माध्यम से 21 प्रकार के लोगों को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। अब हम आते हैं, आपका दूसरा जो प्रश्न इससे रिलेटेड है, दिव्यांगों से संबंधित योजनाएं। दिव्यांगों के कल्याण से संबंधित भारत सरकार और बिहार सरकार की अनेक योजनाएं वर्षों से चल रही है, जिसमें हमारी सबसे बड़ी योजना है कि उन्हें कैसे सेटल किया जाए, कैसे उन्हें नौकरी दी जाए, कैसे उन्हें सामान्य धारा में जोड़ा जाए। उसके लिए सरकार ने आज के तिथि में 4% आरक्षण सभी सरकारी सेवाओं में, क्लास 1, 2, 3, 4 सभी में, जो प्रशासनिक
क्षेत्र है उन सारे क्षेत्रों में भी सरकार ने आरक्षण की सुविधा दी है, भारत सरकार ने और बिहार सरकार ने भी। उसके अलावे पिछले 5-6 वर्षों से भारत सरकार, वर्तमान प्रधानमंत्री जी के पहल पर सुगम्य भारत कार्यक्रम एक चल रहा है। उसमें क्या है कि जो मुख्य रूप से अस्थि विकलांग और दूसरे तरह के भी जो दिव्यांग हैं हमारे, उनके लिए कैसे रैंप बनाकर और आसानी से वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकें। यह बहुत बड़ी योजना सरकार की है, क्योंकि पूरे देश में जो हमारी आबादी है वो बहुत बड़ी आबादी है। बिहार में ही मोटा मोटी अगर सभी कैटेगरी को हम शामिल करते हैं तो एनजीओ सर्वे हम लोगों ने जो किया है अपने स्तर से, उसमें लगभग 1 करोड़ हमारी आबादी बनती है। हालांकि बिहार के पूर्व जो राज्य आयुक्त थे उनका कहना है कि 50 लाख के आसपास यह आबादी है, लेकिन हम लोग का अपना सर्वे है एनजीओ का कि 1 करोड़ की आबादी हमारी इस राज्य में है। तो पूरे देश में हमारी आबादी कितनी अधिक हो सकती है इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कितना कठिन कार्य है। तो इसमें सरकार बहुत पहल कर रही है और सरकार ने ये कानून बना रखा है, जो एक्ट हमारे पारित हुए हैं कि जो भी नए भवन बनेंगे उसमें आपको ऐसा भवन बनाना है, रैंप इस तरह से तैयार करना है कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, और चाहे वह पैर से दिव्यांग हो या आंखों से हो या दूसरे प्रकार की कैटेगरी में वो आता हो, आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सके। तो यह सुगम्य भारत योजना एक सरकार की बहुत बड़ी योजना है और इससे अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है हमारे बीच जो लोग कार्य करते हैं। इसके अलावा आवासीय सुविधा दी गई है, रिटेल प्राइस पे, कम मूल्य पे उन्हें भूमि उपलब्ध करानी है, या तो आवास के लिए या फिर उन्हें कोई रिक्रिएशन सेंटर चलाना है, कोई सांस्कृतिक केंद्र चलाना है, कोई स्पेशल स्कूल चलाना है इनके लिए, उसके लिए भी। उसके अलावा भारत सरकार ने मेरिट स्कॉलरशिप शुरू किया है, मेधावी छात्रवृत्ति। तो इसमें तो सभी दिव्यांग नहीं आ पाते, लेकिन हमारे बीच जो मेधावी लोग हैं वैसे लोगों को, चुनिंदे लोगों को हर राज्य से ये छात्रवृत्ति मिलती है अच्छी उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। यह भी सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है। इसके अलावे कोई भी आज का वैसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्ति कार्य नहीं कर रहे हैं। बिहार सरकार ने भी मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना चलाया है, जिसमें लोगों को व्यवसाय चलाने के लिए 1.5 लाख रुपए बिना इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। नवल, जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या क्या खास योजनाएं हैं, जरूर चाहेंगे कि बताएं, और क्या क्या प्रमुख योजनाएं हैं जो दिव्यांगजनों के प्रति चलाए जा रहे हैं, उसका लाभ उठा पा रहे हैं वो? बिहार सरकार की कुछ अन्य खास योजनाएं हैं जिसका जिक्र हम यहाँ करना चाहेंगे। दिव्यांग पेंशन भारत सरकार के द्वारा भी दिव्यांगों को मिलता है, लेकिन बिहार सरकार की जो योजना है दिव्यांग पेंशन से संबंधित, उसकी एक खासियत है, उसकी एक विशेषता है। विशेषता यह है कि इसमें आय और उम्र की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। किसी भी, आज दुर्भाग्य से किसी परिवार में कोई बच्चा दिव्यांग जन्म लेता है तो आज के बाद से ही उसका प्रमाण पत्र अगर बन गया तो वो आज से ही दिव्यांगता पेंशन लेने का हकदार हो जाता है। यह राशि बहुत बड़ी अभी नहीं है, अभी तो सरकार मात्र 400 रुपये महीना दे रही है। हम लोगों ने मांग रखी है सरकार के सामने कि 5000 रुपये दिया जाए, लेकिन सरकार कुछ राशि बढ़ाने पर सरकार की सहमति बन रही है, लेकिन अभी कितनी बढ़ेगी ये कहना मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि भारत सरकार की ओर से भी यह मिलती है और ज़्यादा राशि मिलती है, लेकिन उसमें कुछ शर्त है, उम्र की सीमा है, आय की सीमा है। तो ये तो एक खास योजना हो गई बिहार सरकार की। दूसरी खास योजना ये है जो एक सामाजिक समस्या है, बार बार अपने मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं कि समाज में जो विकृति है उसको दूर किया जाना चाहिए। तिलक दहेज कानून बना है जिससे कि दहेज कोई न ले, लेकिन आज भी आप जानते हैं कि सामान्य लड़कियों की शादी में भी कुछ न कुछ कठिनाई होती है। तो दिव्यांग लड़कियों की शादी में कितनी कठिनाई होती होगी इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। विशेष रूप से वह अभिभावक जानता है और उससे बात करेंगे तो बताएगा कि हमारी कितनी बड़ी कठिनाई है। तो इसके लिए बिहार सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश में बिहार सरकार की जो योजना है ये ज़्यादा कारगर इसलिए है कि इसमें अगर दुर्भाग्य से दोनों दिव्यांग हैं, लड़का और लड़की, तो 1-1 लाख रुपया यानी 2 लाख रुपया बिहार सरकार उनको उपलब्ध कराती है शादी होने के जस्ट बाद। और अगर अंतर जातीय विवाह है तो 3 लाख रुपया, ये 3 लाख रुपया उस दंपति को मिलता है। तो 3 साल वो एफडी में रखा जाता है लड़कियों और लड़का की सहमति से, और 3 साल के बाद वो उस पैसे को कोई व्यवसाय में, बिजनेस में या जिस भी कार्य में लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो यह कितनी बड़ी योजना है सो आप कल्पना स्वयं कर सकते हैं। तो इस तरह बिहार सरकार की अनेक योजनाएं चल रही है। फिर आवास से संबंधित भी योजना है कि किसी को अगर कठिनाई है तो वो आवास विभाग से संपर्क करके और नगर परिषद, नगर निगम का सहयोग लेकर के और वो अपना आवास भी
कम मूल्य पे ज़मीन प्राप्त करके और बना सकता है। इसके अलावा बिहार शिक्षा परियोजना, ये तो पूरे देश में ऐसे चल रहा है ये कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन बिहार में इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे मोटा मोटी आप यह माने कि सभी कैटेगरी को अगर शामिल करेंगे तो लाखों दिव्यांग विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। क्यों कि हमारे पास स्पेशल स्कूल की कमी है, विशेष प्रकार का विद्यालय जो नेत्रहीनों के लिए, मुखबधिर बच्चों के लिए चलता है, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। पूरे राज्य में 3 नेत्रहीन विद्यालय हैं, वहाँ भी थोड़ी शिक्षक की कमी है। फिर मुखबधिर विद्यालय अनेक हैं, लड़कियों का तो केवल एक है, नेत्रहीन लड़कियों का तो कोई विद्यालय यहाँ नहीं है। तो वो गार्जियन अगर चाहे तो सामान्य विद्यालय में उसका नामांकन करा सकता है, उसमें आरक्षण की सुविधा दी गई है नामांकन में, और वहाँ उसे एस्कॉर्ट जो साथ में जाएंगे उसे भी अलग से कुछ राशि दी जाती है। इस अभियान के द्वारा लाखों छात्र बिहार में लाभान्वित हो रहे हैं जो स्पेशल स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं या स्थानाभाव के कारण। तो ये बहुत बड़ी योजना है सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा जो चल रहा है बिहार शिक्षा परियोजना का। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम सरकार का मैं इसे मानता हूँ। जी बिल्कुल, नवल किशोर शर्मा जी, काफ़ी विस्तारित रूप से आपने तमाम योजनाओं की जानकारी दी। और कहीं जो लोग अगर इस योजना के बारे में नहीं जान पा रहे होंगे, तो जो इस वक्त घर बैठे दूरदर्शन का ये खास कार्यक्रम बिहार बिहान देख रहे हैं, तो उन तक ये जानकारी जरूर पहुंच गई होगी कि किस तरह की जो खास योजना है सरकार की तरफ से जो संचालित की जा रही है उनके भविष्य के लिए, और उनका जो भविष्य सुरक्षित हो, इसी को लेकर जो योजना का जो लाभ है वो उठाया जा सके। नवल किशोर शर्मा जी, जो भी योजनाएं चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, हम जानना चाहेंगे इसमें स्कोप क्या है दिव्यांगजनों के प्रति आगे को लेकर इसका? इन सारी योजनाओं का एक बहुत बड़ा लाभ मिला है जी, कि हमारा बहुत बड़ा तबका जो है, हमारी बहुत बड़ी आबादी जो है जी, वो उन योजनाओं के कारण लाभान्वित हुई है। और इसी का अच्छा परिणाम है, सुफल है कि आज नेत्रहीन सहित सभी दिव्यांग, जितने भी प्रकार के दिव्यांग हैं, और वो अगर थोड़ा मेहनत करते हैं तो वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ पा रहे हैं। आप लोगों को जानकर यह काफ़ी खुशी होगी कि मेरे जैसे नेत्रहीन और दूसरे प्रकार के दिव्यांग आज प्रशासनिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ नाम गिनाना चाहूँगा, सारे नाम गिना पाना संभव नहीं है, और मैं शुरू करता हूँ बिहार से ही कि बिहार में पटना जिला, और सौभाग्य से मेरा प्रखंड धनरुआ प्रखंड पटना जिला है, आतापुर ग्राम मेरा है, तो मेरे ब्लॉक के एक राजेश कुमार जी हैं, वो पूर्ण दृष्टिबाधित हैं, और वो 3-4 या चौथी कक्षा में पढ़ रहे थे तो आँख में चोट लगने के कारण दृष्टिहीन हुए। और आज के डेट में वो ये बोकारो में डीसी, जिसको हम लोग बिहार में डीएम कहते हैं, वहाँ डीसी कहलाते हैं, डीसी के रूप में कार्यरत हैं। डीसी के पद पर वो कार्य कर रहे हैं राजेश कुमार जी। इसके अलावा झारखंड के एक हैं, वो ये देवघर के रहने वाले हैं रवि अरोरा जी, वो भी वर्षों से, कई वर्षों से वो भी प्रशासनिक सेवा में कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा ईरा सिंघल जी, नेत्रहीन नहीं है, दूसरे प्रकार की विकलांगता उनकी है, वो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके कई वर्ष पहले, और उन्हें न्यायिक लड़ाई भी कुछ लड़नी पड़ी, सिलेक्शन होने के बाद भी उनको योगदान नहीं कराया जा रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में जजमेंट दिया, और आज वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में वो ये क्या राजदूत जो कहलाते हैं, हमारे एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारे समस्याओं को और हमारी सारी परिस्थितियों को देख रही हैं। इतना बड़ा पद उन्हें मिला है। उसके अलावा गोपाल कृष्ण तिवारी जी, वो कुछ समय पूर्व तक मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में थे, वो भी दृष्टिबाधित हैं, और वो ये डीएम के रूप में कार्य कर रहे थे। उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा समाचार पत्रों में कि 2 बिहार के दिव्यांग छात्र जो थे, उन्होंने मेहनत काफ़ी करके और इस वर्ष जो आईएएस का रिजल्ट आया है उसमें सफलता हासिल की है। तो इस तरह से ये हुआ प्रशासनिक क्षेत्र। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नेत्रहीन व्यक्ति प्राध्यापक, प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आप जानते होंगे स्वामी राम भद्राचार्य जी का नाम अवश्य सुना होगा। वो अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं और प्रवचन करता हैं। उनका प्रवचन करोड़ों लोग सुनकर लाभान्वित हो रहे हैं। संगीत के क्षेत्र में तो आप जानते ही हैं, अनेक लोग, रविंद्र जैन वगैरह, और ये बिहार के हमारे नामी कलाकार हुए सीताराम सिंह जी जो आकाशवाणी पटना में कुछ समय पूर्व तक कार्यरत थे, अब अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। वो भी एक अच्छे संगीत के जानकार, संगीत के ज्ञाता हैं। तो मैंने इसलिए ये सारे उदाहरण दिया मोटा मोटी कि न शिक्षा का क्षेत्र, प्रशासन का क्षेत्र, ज्योतिष विद्या का क्षेत्र, यहाँ तक कि कुछ हमारे राज्य के बाहर जैसे बंगाल के और मद्रास के 1-2 ऐसे व्यक्ति हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। वो भले
दृष्टिहीन नहीं हैं लेकिन दिव्यांगता की कैटेगरी में आते हैं। जी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे सामाजिक कल्याण का क्षेत्र हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, उसमें भी, राजनीति में अभी कोई आरक्षण हम लोग को नहीं मिला है आज के डेट में, लेकिन उसमें भी अपनी मेधा पर हुए राजनीति में भी अपना प्रभाव कायम करने में स्वर्गीय जमुना प्रसाद शास्त्री जी, साधन चंद्र गुप्ता जी जो बंगाल के थे और जमुना प्रसाद शास्त्री जी मध्य प्रदेश के थे, वो एमपी के पद को, सोच लिए, सांसद के पद को सुशोभित कर चुके हैं बिना आरक्षण के। तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र आज के डेट में नहीं है जो कि अछूता है, जिस क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्ति कार्य नहीं कर रहे हैं। जी, जो बातें आपने कही वाकई में गौरवान्वित करने वाली बातें हैं। एक अहम सवाल ये भी हो जाता है कि सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, कई सारी योजनाएं, प्रमुख योजनाएं उनके भविष्य के लिए, उनके उज्जवल के लिए चलाई जाती है, उनकी कामनाओं के लिए चलाई जाती है कि जो भी उनकी जो सफलता है वो उस मुकाम तक पहुंच पाएँ दिव्यांगता होने के बावजूद भी। जो उनके बीच चुनौतियां सामने आती हैं और जो भी कठिनाइयां सामने आती हैं उस योजनाओं का लाभ लेने में, इसमें सबसे बड़ी भूमिका एनजीओ और सरकारी संस्थाओं की कितनी बड़ी हो जाती है? जरूर चाहेंगे इस पर आप बताएं। बहुत उचित सवाल आपने रखा है। इस सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, सामान्य लोगों के लिए भी कुछ योजनाएं हैं, दिव्यांगजनों के लिए भी है, लेकिन दिव्यांगों से संबंधित जो योजनाएं चलती हैं तो सरकारी अधिकारी चाहकर भी गांव-गांव तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, कार्यों का भार होता है। इसलिए इसमें एनजीओ की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है और दिव्यांगों से संबंधित अनेक एनजीओ पूरे देश में और राज्य में संचालित हैं। तो हम लोग सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं का विस्तार करने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, पंचायत तक, प्रखंड तक पहुंचाने के लिए और जागरूकता कार्यक्रम साल में 3-4 बार चलाते हैं और उसके माध्यम से आम लोगों को, अभिभावकों को और आम लोगों को और दिव्यांगजनों को ये बतलाते हैं कि आपके लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यह जानकारी नहीं कि उनके लिए क्या क्या योजनाएं सरकार की चल रही हैं। तो हम लोग कैंप लगाकर इस बात की जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगठन वैसे हैं, लेकिन खास जो हमारे बीच मेरी जानकारी में है वो आपको हैं, एक है NAB नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मुंबई का है, दिल्ली का है NFB नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, दिल्ली की ही एक और संस्था है AICB ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, जिससे हमारी संस्था एफिलिएटेड भी है, बिहार नेत्रहीन परिषद। तो अनेक ऐसी एनजीओज हैं जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर हम लोग योजनाएं चलाते हैं। इसके अलावा सरकार के अनेक संस्थान हैं। देहरादून में नेत्रहीनों से संबंधित है NIBH राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है, नेत्रहीनों से संबंधित। कलकत्ता में है अस्थि दिव्यांगों से संबंधित संस्थान है। उसके अलावा मुंबई में है, सिकंदराबाद में है, ये सारे सरकारी संस्थान हैं। मद्रास में है, उस संस्थान के माध्यम से भी अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं और जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिससे आम लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले और विशेष रूप से दिव्यांगजनों को इसकी जानकारी मिले, उनके अभिभावकों को इसकी जानकारी मिले, जिससे वो सारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। और इसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है। इसी क्रम में हम लोग कुछ महापुरुषों की जयंती मनाते हैं या खास दिवसों को मनाते हैं, खास दिन जो डिक्लेयर्ड है UNO के द्वारा, है ना। जैसे हम लोग मनाते हैं लुई ब्रेल साहब की जयंती, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। मिस हेलेन केलर की जयंती मनाते हैं। फिर दिव्यांग दिवस जो हर वर्ष मनाया जाता है 3 दिसंबर को, उसके माध्यम से भी हम लोग जागरूकता फैलाते हैं आम लोगों के बीच। तो ये सारे माध्यम हैं जिसके द्वारा हम लोग आम जनों को, विशेष रूप से दिव्यांगों को और उनके अभिभावकों को जागरूक करते हैं और वो आज भारी संख्या में सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। और कुछ जो वंचित रह गए हैं उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि उनके बीच जागरूकता का कार्यक्रम अधिक से अधिक चलाया जाए। इसमें हम लोग चाहेंगे कि जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लेंगे और लेने का प्रयास भी हम लोगों ने किया है विगत में। अभी तो उतना सहयोग नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए जनप्रतिनिधियों का, लेकिन कुछ लोगों का सहयोग हमें मिला है अवश्य। तो विश्वास है कि इसमें हमें काफ़ी सफलता मिलेगी और 100% दिव्यांगजन हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर और वो अपने जीवन को सफल बनाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। जी, नवल किशोर शर्मा जी, कई सारी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, NGO से जुड़े हुए हैं, जो योजनाएं हैं उन तक लागू करने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए जो इसके हकदार है। टेक्निकली किस तरह की दिक्कतें आती होंगी उन दिव्यांगों को जो इस योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं? कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, टेक्निकली दिक्कत तो जैसे है, मान लीजिए कि कोई माने बहुविकलांग है, एक यह कैटेगरी भी है बहुविकलांगता, मल्टीपल डिजेबिलिटी।
अब उससे जो ग्रसित हैं हाथ, पैर, आँख, कान, मुंह, जी। कल्पना कर लिया जाए 1 मिनट के लिए, जी वो तो परिवार में भी कुछ अपनी बात व्यक्त शायद नहीं कर पाएगा, जी तो समाज में या सरकार को वो अपनी समस्या कैसे बता पाएगा। बिल्कुल। तो वहाँ तक जाने के लिए एक्सपर्ट लोगों को, जो हमारे बीच जो उसके विशेषज्ञ हैं, उनको जाना होता है, और सरकार के जो अधिकारी जो इस क्षेत्र के जानकार हैं जी। उनको जाना पड़ता है। तभी मल्टीपल डिजेबिलिटी से जो ग्रसित हैं, बहुविकलांगता से, वैसे को लाभ होगा। उनको अगर पैर से हैं तो उनको बैसाखी नहीं मिलेगा, ट्राईसाइकिल नहीं अगर मिलेगा तो कैसे जाएंगे। बिल्कुल। जो मुखबधिर हैं उनको साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट लोग अगर उनको उसकी ट्रेनिंग नहीं देकर उनसे बात करेंगे तो वो अपनी अभिव्यक्ति कैसे करेंगे। जी। कल एक छोटा सा खट्टा अनुभव मुझे हुआ। जी। एक दिव्यांग व्यक्ति थे जी। और वो कुछ आकर, वही जो मैंने कहा था कि मैं परिवहन कार्यालय में गया था एक नेत्रहीन लड़की की समस्या के बारे में, जी। तो वहाँ आकर वो कुछ बोल रहा था। क्या उसने कहा कि मेरे साथ कुछ मिसबिहेव कंडक्टर ने किया, बस के कंडक्टर जी। ने। अब मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, उस कैटेगरी का मैं व्यक्ति हूँ। जी। तो एक सामान्य व्यक्ति ने कहा कि कंडक्टर ने इसको बस से उतार दिया है और इसके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया है, वो बोला तो हम समझे। जी। तो ये कम्युनिकेशन गैप भी कभी कभी हो जाता है, जी। इसलिए टेक्निकल एक्सपर्ट को तो इसके बीच रहना और जाना जरूरी है। बिल्कुल। और इसके लिए हमारी एक संस्था भारत सरकार की है जिसका जिक्र मैं नहीं कर सका था, CRC कंपोजिट रीजनल सेंटर करके, ये इंदिरा गांधी संस्थान के पीछे में बहुत बड़ा भव्य ये बिल्डिंग बना हुआ है। जी। वहाँ भी हमारे एक्सपर्ट लोग एडवाइस करते हैं और एडवाइस देकर टेक्निकल सपोर्ट करते हैं ऐसे दिव्यांगजनों को, उनके अभिभावकों को, जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मैं अपने अनुभव से कुछ लोगों को एडवाइस देता हूँ, लेकिन 21 कैटेगरी के लोगों को, दिव्यांग लोगों को मैं खुद राय देने में पूरी तरह अपने को सक्षम नहीं समझता हूं कि 21 कैटेगरी के लोगों को मैं टेक्निकल सपोर्ट शायद दे पाऊं। तो इसके लिए तो टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए सरकारी संस्थान और सरकारी अधिकारी तत्पर हैं और अनेक NGO के लोग भी तत्पर हैं। जी। तमाम जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए योजनाएं सही तरीके से लागू हो पाए, उनके लिए दिव्यांगजनों के प्रोत्साहन को लेकर और उनके अभिभावकों को लेकर किस तरह का आप मैसेज देना चाहेंगे आप? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने रखा है कि बहुत से वैसे लोग ग्रामीण क्षेत्र में खासकर, और आपको जानकर काफ़ी खुशी होगी कि DD बिहार जो है या अन्य चैनल्स जो चलते हैं, प्राइवेट हो या और भी जो भी चैनल हैं, उन सब की तुलना में यह चैनल बहुत लोकप्रिय है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो मैंने अनुभव किया है। तो वैसे दूर दराज के लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, जहाँ आज भी संसाधनों की कमी है इतने विकास के बावजूद, वैज्ञानिक युग के बावजूद, तो वहाँ के अभिभावकों को और दिव्यांगजनों को मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बातें मैंने बताई है और सरकार के अधिकारी जो भी योजनाएं चला रहे हैं, जिसकी जानकारी देते हैं, उसका अधिक से अधिक वो लाभ लें। तो मैं यह अनुभव करता हूँ, अब मैं कहना चाहता हूँ निसंकोच कि एक सामान्य बालक, एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अगर इसे सहयोग दिया गया अभिभावकों के द्वारा और पड़ोसियों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, तो मैं समझता हूं कि वो ज्यादा सक्षम हो सकते हैं, बशर्ते उन्हें उनकी सारी योजनाओं की जानकारी दी जाए, क्योंकि अभी बहुत लोगों की इसकी जानकारी ही नहीं है ना। और यही कारण है कि हमारे जैसे लोग आज मुख्य धारा से जुड़े हैं। जी बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी बातें कही है वो तमाम जो जानकारी है एक जागरूकता के माध्यम से लोगों तक पहुंचे, और वाकई में कई सारी जानकारी आपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नवल किशोर शर्मा जी, आप इस खास कार्यक्रम में आए और लोगों को इतनी बड़ी और कई भरी जो जानकारियाँ हैं, जागरूकता से भरी आपने जानकारियाँ दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से पुनः आपका। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम बिहार बिहान में आपने ऐसे शख्सियत को सुना जो देख तो नहीं सकते, लेकिन वो सब कुछ उन्होंने किया जो शायद एक सामान्य लोगों की बस की बात भी शायद नहीं होती, लेकिन वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे अपने समाज की भलाई के लिए। आज का हमारे खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा, खत के माध्यम से जरूर बताएं। खत लिखने के लिए उठाएं कागज और कलम और लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा email ID है director DD के patna@gmail.com।